हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज बात करने वाले हैं टीवी के बारे में। टीवी को कौन कौन से नाम से जाना जाता है और टीवी कितने प्रकार के होता है, ठीक है। और जैसे टीवी के प्रकार, टीवी के लक्षण, अगर टीवी किसी व्यक्ति को हो गया तो क्या क्या उसको लक्षण देखने को मिल सकता है, टीवी के कारण और जोखिम, ठीक है। ये भी बात करेंगे टीवी से बचाव। टीवी किसी व्यक्ति को हो गया तो एक दूसरे व्यक्ति में फैलना, उसको कैसे बचाया जा सकता है। फिर इसके बात करेंगे टीवी का परीक्षण, मतलब किसी व्यक्ति को टीवी हो जाता है तो उसको क्या क्या टेस्ट कराया जाए, ठीक है। और फिर इलाज की बात करते हैं कि टीवी अगर किसी व्यक्ति को हो जाता है तो उसको इलाज के लिए क्या क्या सुविधा दिया जाता है, ठीक है। और टीवी किसी व्यक्ति हो तो उसका जटिलताएँ क्या क्या होती है, इसके बारे में बात करेंगे। ए से लेकर जेड तक बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिए, शेयर जरूर कीजिए ताकि हर व्यक्ति की जानकारी मिल सके, ठीक है। बात करते हैं कि टीवी को या तो ट्यूबरकुलोसिस भी बोल सकते हैं या टीवी बोल सकते हैं, टीवी के या भी बोल सकते हैं, या टी बोल सकते हैं, या एक्छमा रोग बोल सकते हैं, या तपेदिक रोग भी बोल सकते हैं, या क्षय रोग भी बोल सकते हैं। मतलब टीवी को 4 नाम से भी जाना जाता है, यानी टीवी कह सकते हैं, या ट्यूबरकुलोसिस बोल सकते हैं, या एक्छमा बोल सकते हैं, या तपेदिक, या क्षय रोग, यानी 5 नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। बता दूँ कि होता है कि बता दूँ कि देखा जाता है कि ये बीमारी क्या है, एक तरह से संक्रमण रोग होता है जो एक दूसरे से फैलने वाली बीमारी होता है, ठीक है। ये बहुत सारे तरीक़ा से फैल सकता है, ठीक है। बता दूँ कि संक्रमण रोग होता है और बता दूँ कि जो आम तौर पर कहाँ प्रभावित होता है, फेफड़ों को भी प्रभावित करता है। ज़्यादातर लोगों को फेफड़े में ही होता है। बॉर्न टीबी होता है, लेकिन ज़्यादातर टीबी फेफड़ों को ही प्रभावित, मतलब 100 को मरीज है तो उसमें देखिएगा कि 90% मरीज को फेफड़ों से प्रभावित होगा, 10% बॉर्न टीबी वगैरह होता है, ठीक है। बता दूं क्या होता है कि जैसे ज़्यादातर फेफड़े प्रभावित करते हैं, लेकिन इसमें देखा है कि किसी एक संक्रमण एजेंट के कारण होने वाला अन्य रोगी के मुकाबले टीबी दुनिया भर में दूसरा से सबसे बड़ा जानलेवा बीमारी है। सबसे दूसरा जानलेवा बीमारी कौन है? टीबी है, ठीक है। ये दुनिया भर में पाया जाता है, ठीक है। बता दूं कि टीबी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हवा के द्वारा फैलता है। कैसे फैलता है? हवा के द्वारा, ठीक है। किसी व्यक्ति में मतलब टीबी हुआ है तो हम उसके सामने अगर बैठ कर हम बात करें तो हमको भी टीबी हो सकता है, क्योंकि उसके लार्वा से, स्पूट से होने से भी हो सकता है, ठीक है। ये भी हो सकता है उसका जूठा गिलास या पानी पी लिए तो हमको भी टीबी हो सकता है, ठीक है, हो सकता है। अब बात करते हैं इसमें कि टीबी कैसे फैलता है। हवा के द्वारा फैलता है। बता दूं कि आप हवा में सांस लेकर टीबी के बैक्टीरिया को प्राप्त कर सकते हैं और टीबी से ग्रस्त हो सकते हैं। टीबी के कारण हवा में उन व्यक्ति द्वारा फैलाए जाते हैं जिनके शरीर में पहले से टीबी हो, ठीक है। ये भी देखा जाता है कि टीबी की बैक्टीरिया हो जिससे आपको फैल सकता है। बता दूं यह एक धीमी गति से बढ़ने वाला बैक्टीरिया के कारण होता है जो शरीर के उन अंगों में बढ़ता है जिनमें खून और ऑक्सीजन होता है, इसीलिए टीबी ज़्यादा फेफड़ों में होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ज़्यादातर बता दूं कि इसे पुल्मोनरी टीबी कहते हैं, ठीक है। इसमें भी एक और बहुत बात है कि टीबी शरीर के अन्य भागों में भी हो सकता है, ये नहीं सिर्फ फेफड़े और लंग्स में होगा, टीबी अन्य भाग में भी हो सकता है। इसके लक्षणों में लगातार 3 हफ्ते से ज़्यादातर निरंतर कफ वाली खांसी होती है, थकान और वजन घटना हो सकता है, ठीक है। बता दूं कि टीबी आमतौर पर उपचार के साथ ठीक हो जाते हैं। इसके उपचार में एंटीबायोटिक दवाओं के कोर्स शामिल होता है। इसका उपचार अक्सर सफल ही होता है, लेकिन इसके उपचार में केवल 6 से 9 महीने लग सकते हैं। बता दूं कि इसमें भी देखा गया है कि 6 से 9 महीना तक इसका कोर्स होता है और कुछ स्थितियों में इसका 2 साल तक भी समय लग सकता है ठीक होने में, ठीक है। किसी में 1.5 साल की भी होता है, 6 महीना का कोर्स होता है, 9 महीना की भी कोर्स होता है, साल भर की भी कोर्स होता है, मतलब टीबी के स्टेज के हिसाब के अनुसार, ठीक है, कि कितने महीने तक आपको कोर्स चलेगा उसके हिसाब से आप ठीक हो सकते हैं, उसके हिसाब से आपको कोर्स दिया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं टीबी कितने प्रकार के होते हैं। बता दूं कि टीबी मुख्य रूप से टीबी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है लेटेंट टीबी और दूसरा होता है एक्टिव टीबी। यानी लेटेंट टीबी एक होता है
और दूसरा होता है सक्रिय टीबी। ठीक है, ऐसे भी देखा जाता है जैसे कि इसे पुल्मोनरी टीबी, एक्स्ट्रा पुल्मोनरी टीबी भी कहा जाता है। बता दूं कि टीबी कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। पहला होता है लेटेंट टीबी, दूसरा होता है सक्रिय टीबी यानी एक्टिव टीबी होता है। ठीक है, तो पहला बात करते हैं लेटेंट टीबी। इसका अर्थ है कि बैक्टीरिया आपके शरीर में है लेकिन आपके शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली उसे सक्रिय नहीं होने दे रही है। आपको टीबी के लक्षणों का अनुभव नहीं होगा और आपके कारण यह बीमारी नहीं फैलेगी। लेकिन यदि आपको लेटेंट टीबी है तो वह सक्रिय टीबी में भी बन सकता है। ये था लेटेंट टीबी। अब बात करते हैं एक्टिव टीबी यानी सक्रिय टीबी। ये क्या होता है बता दूं, इसमें ये देखा जाता है कि एक्टिव टीबी इसका अर्थ है कि बैक्टीरिया आपके शरीर में विकसित हो रहा है और आपको इसके लक्षण महसूस होंगे। यदि आपके फेफड़े सक्रिय टीबी से संक्रमित हो तो आपके कारण यह बीमारी दूसरों व्यक्ति में फैल सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें देखा गया है कि टीबी के अन्य 2 श्रेणियों में भी विभाजित किया गया है। कौन कौन जो अन्य 2 श्रेणी में विभाजित किया गया है, कौन कौन बता दूँ? 2 होता है। एक होता है पुल्मोनरी टीबी, दूसरा होता है एक्स्ट्रा पुल्मोनरी टीबी। तो पहले बात करते हैं कि पुल्मोनरी टीबी क्या होता है। बता दूं, पुल्मोनरी टीबी यह होता है कि यह टीबी का प्राथमिक रूप होता है जो फेफड़ों को प्रभावित करता है। यह अक्सर बहुत ही कम उम्र वाले बच्चों या फिर अधिक उम्र वाले विरोधियों में होता है। यानी बता दूं कि पुल्मोनरी टीबी या तो बच्चे में होगा या तो ज़्यादा इसका उम्र एडल्ट मतलब जो ओल्ड हो जाते हैं ना, जो जिसका मतलब 60-65 हो जाते हैं उम्र, उनमें होता है। कौन टीबी होता है? तो पुल्मोनरी टीबी होता है। ठीक है, अब बात करते हैं एक्स्ट्रा पुल्मोनरी टीबी। एक्स्ट्रा पुल्मोनरी टीबी वहाँ होता है कि यह टीबी का प्रकार फेफड़ों से अन्य जगहों पर होते हैं जैसे कि हड्डियाँ, किडनी, लिम्फ नोड आदि। टीबी का यह प्रकार प्राथमिक रूप से इम्यूनोक्रमामाइड यानी प्रतिरक्षा में अक्षम रोगियों में होता है। ठीक है, कौन टीबी? तो एक्स्ट्रा पुल्मोनरी टीबी। एक्स्ट्रा पुल्मोनरी टीबी कहाँ होता है? हड्डियाँ में होगी, किडनी में होगी, लिम्फ नोड में होगी और अन्य जगह पर भी आपको हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं टीबी के लक्षण। अगर किसी व्यक्ति को टीबी हो जाता है तो क्या क्या लक्षण उसको देखने को मिल सकता है? बता दूं कि इसमें सब में अलग अलग होता है। जैसे कि लेटेंट टीबी हो गया तो उसका अलग होगा बता दूं, और एक्टिव मैंने टीबी होगा तो उसका अलग देखने को मिलेगा इसमें। ठीक है, लेकिन इसमें ये भी देखा गया है कि जैसे कि किसी व्यक्ति में टीबी होता है तो टीबी से शरीर का जो हिस्सा प्रभावित होता है उसके आधार पर टीबी के लक्षण विकसित होते हैं। टीबी आमतौर पर धीरे धीरे विकसित होते हैं और आपको यह पता लगने में कई हफ्ते लग जाते हैं कि आपको टीबी हुआ है। बता दूं कि आप स्वस्थ हैं, हो सकता है कि सक्रिय होने के बाद भी आपके लक्षण महीनों या कई दिन या कई साल से शुरू होने में समय भी लग सकता है। ठीक है, इसके साथ क्या होता है कि एक सक्रिय व्यक्ति लंबे समय तक संक्रमण रह सकता है जब तक उसके थूक में टीबी जीव शख्स मौजूद रहते हैं। इसके बाद क्या होता है कि और तब तक सक्रिय रहता है जब तक उसका कई हफ्तों से उपचार न किया जाए। हालांकि कुछ लोगों में सक्रिय हो जाते हैं लेकिन संक्रमण को दबा लेते हैं जिससे कई सालों बाद उनमें लक्षण दिखाई देने लगते हैं। ऐसे लोगों में कई बार लक्षण पैदा नहीं होता है और न ही संक्रमण होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें कि जिन लोगों में लेटेंट टीबी होता है उनमें टीबी के कई लक्षण महसूस नहीं होते हैं। लेटेंट टीबी किसी व्यक्ति में हो गया तो उसमें लक्षण महसूस नहीं हो। क्या होता है इसमें कि लेटेंट टीबी, सक्रिय टीबी यानी लेटेंट टीबी यानी एक्टिव टीबी दोनों में विकसित होने से पहले कई सालों तक निष्क्रिय रहते हैं। ठीक है, इसके साथ क्या होता है, इसमें देखा गया है कि सक्रिय टीबी से पीड़ित मरीज का श्वसन प्रणाली संबंधित कई लक्षण महसूस हो सकते हैं जैसे खांसी के साथ खून आना या बलगम आना। उन्हें 3 हफ्ते से अधिक समय तक खांसी हो सकती है और खांसने और सांस लेते समय दर्द भी महसूस हो सकता है। इसके अलावा बहुत सारे लक्षण क्या क्या देखने को मिलेगा बता दूँ, जैसे कि आपको खांसी के साथ साथ बलगम या खून भी आएगा, अस्पष्टीकृत थकान
या बुखार, रात में पसीना आना, ये भी हो सकता है। छाती में दर्द, सांस लेने के दौरान आपको छाती में दर्द या पेन महसूस होगा, ठीक है। ये भी होगा सांस फूलना, भूख न लगना, ठीक है, ये भी होगा। इसके साथ साथ क्या होता है कि वज़न कम होना, क्या होगा कि इसे वज़न कम होना, जैसे दिन प्रतिदिन वज़न आपका धीरे धीरे कम होगा, मांसपेशियों में क्षति, ठीक है, ऐसा हो सकता है आपको। और बता दूं क्या होता है इसके अलावा भी, इसे टीबी के आमतौर पर फेफड़ों को प्रभावित करता है, लेकिन यह अन्य अंगों जैसे गुर्दे, रीढ़ और मस्तिष्क को भी प्रभावित करता है, ठीक है। और मस्तिष्क में भी टीबी होता है, रीढ़ में भी टीबी होता है, और गुर्दे में भी टीबी होता है, बोन में भी टीबी होता है, ठीक है। बता दूं कि इसे फेफड़े के अलावा अन्य अंगों में भी प्रभावित करने वाली टीबी, जैसे कि कुछ कम ही मामलों में टीबी फेफड़े के बाहर के क्षेत्रों में विकसित हो सकता है, जैसे कि छोटी ग्रंथियां जो प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा होती है, जैसे लिम्फ नोड, हड्डियां, जोड़ों या पाचन तंत्र या मूत्राशय, प्रजनन प्रणाली और मस्तिष्क के नसों में आदि तंत्रिका तंत्र में भी हो सकते हैं आपको टीबी, ठीक है। अब बात करते हैं कि उसमें अगर हो गया तो क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकता है। मतलब आपको बता दूं कि जैसे कि मूत्राशय, लिम्फ नोड या हड्डी या जोड़ों या पाचन तंत्र या तंत्रिका तंत्र में टीबी होता है तो क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकता है। बता दूं कि अगर यहाँ पे टीबी होता है तो पीठ में अकड़न होगा, लंकवा ग्रसित हो सकते हैं, ग्रंथियों में सूजन हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, कोई भी हो सकता है, डायरिया, दस्त भी हो सकता है आपको, प्रभावित हड्डी में दर्द है उसके कार्य में कमी हो सकता है, भ्रम के साथ साथ ये भी हो सकता है आपके साथ कि एक स्थिर सिर दर्द, मानसिक परिवर्तन या कोमा, दौरे पड़ना या फीटस भी आपको हो सकता है। ये था लक्षण, ठीक है। बता दूं कि टीबी का यह प्रकार आमतौर पर उन लोगों को ज़्यादा जिसकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमज़ोर होती है, यानी किसी व्यक्ति की टीबी उसको होगा जिसका प्रतिरक्षा प्रणाली कमज़ोर होती है, उसको टीबी होने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि डॉक्टर को कब दिखाएं। अगर बता दूं कि जो मैं बताया आपको, तो उससे अगर आपको कोई भी समस्या उत्पन्न हो रही है तो आप दिखा सकते हैं। जैसे कि अगर आपके परिवार में या कोई करीबी सहयोगी सक्रिय टीबी से ग्रस्त मिला तो आपको किसी टीबी के लिए टेस्ट करवा लेना चाहिए ताकि आपको भी टीबी ना हो जाए, ठीक है। अब बता दूं कि संपर्क के लिए खतरनाक समय उपचार से पहले होता है। संपर्क के लिए खतरनाक समय उपचार से पहले होता है या कि न कि उपचार के बाद, ठीक है। बता दूं कि एक बार जब दवा के साथ उपचार शुरू हो जाता है तो मरीज कुछ ही हफ्तों में गैर संक्रामक हो सकता है, ठीक है। इसमें भी देखा जाता है कि अगर ट्यूबरकुलोसिस के इलाज के लिए लिखी गई दवाओं से आपको कुछ साइड इफ़ेक्ट महसूस होते हैं, जैसे खुजली, त्वचा के रंग में बदलाव, दृष्टि में परिवर्तन, थकान या अत्यधिक थकान महसूस होना आदि आपको लक्षण दिखता है, तो ऐसी स्थिति में तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। इसके साथ ये भी होता है, जैसे जिन लोगों में टीबी होने की संभावना ज़्यादा होती है उनमें लेटेंट टीबी यानी गुप्त टीबी संक्रमण के लिए जांच करवा लेनी चाहिए। बता दूं कि जैसे निम्न लोगों में टीबी होने की संभावना अधिक हो सकती है। इससे बता दूं क्या इससे जिनका जो व्यक्ति HIV से पीड़ित हो उनको में या इंटरवेनस द्वारा ड्रग्स लेते हैं उनमें, ठीक है। जो लोग संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में रहते हैं उनसे, ठीक है। बता दूं कि ये भी हो सकता है जैसे कि ज़्यादातर प्रभावित टीबी उनको करते हैं जिसमें HIV एड्स से ग्रस्त व्यक्ति होते हैं, उनमें टीबी होने के चांसेस हो सकते हैं। दूसरा, इंट्रावेनस द्वारा ड्रग्स लेते हैं यानी इंजेक्शन लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं जैसे नशा लगने के लिए, तो उनको भी टीबी होने के चांसेस हो सकता है। वे लोग जो संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में, जैसे किसी व्यक्ति का टीबी हुआ तो उनके संपर्क में रहते हैं तो उनको भी टीबी हो सकता है, ठीक है। ये भी हो सकता है जो स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ता जो टीबी से उचित जोखिम वाले लोगों को इलाज करते हैं, ठीक है, तो उनको भी टीबी होने के चांसेस हो सकता है आपको, ठीक है। अब बात करते हैं ट्यूबरकुलोसिस टीबी कॉज रिस्क फैक्टर, इसके बारे में बात करें। बता दूं कि टीबी किस कारण से होता है, किसी व्यक्ति में अगर टीबी हो रहा है तो क्यों हो रहा है, उसका मुख्य रीजन क्या है, ठीक है। बता दूं कि टीबी रोग माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया कारण होता है। टीबी के विभिन्न प्रकार होते हैं,
जिनमें कुछ दवाओं के प्रतिरोध में भी होते हैं। ठीक है, इसमें देखा जाता है कि जैसे कि टीबी के बैक्टीरिया हवा के माध्यम से फैलते हैं। जब ये बैक्टीरिया हवा में उपस्थित हो जाते हैं तब कोई भी व्यक्ति सांस लेने के दौरान बैक्टीरिया को खींच सकता है, जिससे वो व्यक्ति टीबी से ग्रसित हो सकता है। ये भी होता है कि टीबी के बैक्टीरिया हवा के माध्यम से फैलते हैं। जब बैक्टीरिया हवा में उपस्थित हो जाते हैं तब कोई भी व्यक्ति सांस लेने के दौरान बैक्टीरिया को खींच लेता है। ठीक है, इससे टीबी हो सकता है। बता दूं, यदि आपको टीबी है तो बहुत सारे लक्षण आपको देखने के मिल सकता है। जैसे बता दूं ये वैसे कैसे फैल सकता है टीबी, इसके बारे में बात कर रहा हूँ। जैसे कि पहला कि किसी व्यक्ति छींक रहा हो या खांस रहा हो या बोल रहा हो या गाना गा रहा हो, ठीक है, तो उसके लार्वा से सलाइवा से भी उससे आपको टीबी हो सकता है। ठीक है, जैसे उनके अन्य जीवन कार्यों से भी आपको टीबी फैलने के चांस हो सकते हैं। जैसे कि जीवन शैली के अन्य समस्याएं जैसे शराब का दुरुपयोग, बेघरता आदि कारण कमज़ोर स्वास्थ्य भी खराब आहार लेना। ठीक है, छोटे बच्चे या बुजुर्ग जिनकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमज़ोर होती है, विशेष पॉजिटिव टीबी स्क्रीन टेस्ट वाले लोग। ठीक है, ये भी होता है। साथ साथ में भी देखा गया है कि किसी संक्रमित व्यक्ति के साथ लंबे समय तक नज़दीकी संपर्क में रहना भी हो सकता है आपको टीबी। ये भी होता है भीड़ वाली परिस्थितियों में रहना, इससे भी आपको टीबी हो सकता है। ये भी होता है जैसे HIV से ग्रसित व्यक्ति से। ठीक है, मादक पदार्थ का दुरुपयोग करने वाले लोग, जो खासकर इंट्रावेनस ड्रग का इस्तेमाल करने वाले लोग। ठीक है, सिर और गर्दन के कैंसर के रोगी, वे मरीज जिनका अंग प्रत्यारोपण किया गया हो, डायबिटीज़ के मरीज। डायबिटीज़ में क्या होता है कि डायबिटीज़ में नए दृष्टिकोण या स्वस्थ आहार, नियमित व्यायाम और न्यूनतम उपचार के लिए साथ एक सकारात्मक जीवन शैली होती है। ठीक है, बता दो किडनी ये भी किया जाता है, जैसे किडनी रोग मरीज के लिए, वे लोग जो इम्यूनोएस्प्रेसिव थेरेपी से गुजरे हैं, सिलिकोसिस ले चुके हैं, उससे भी हो सकता है। बता दूं कि इसमें देखा गया है कि जो दवाएं प्रतिरक्षा प्रणाली को दबा देती है वे आपको सक्रिय टीबी विकसित होने के जोखिम में भी डाल सकती है। साथ साथ में ये होता है कि विशेष रूप से उनमें अंग प्रत्यारोपण, अस्वीकृति की रोकथाम करने वाली दवाएं शामिल होती है। साथ साथ में भी होता है कि अन्य दवाएं जो आप में टीबी होने के जोखिम को बढ़ाती है, उनमें निम्न इलाज करने के लिए इस्तेमाल भी किया जाता है, जैसे कैंसर, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, क्रोहन रोग या सोराइसिस। ठीक है, अब बात करते हैं टीबी से बचाव। टीबी से बचाव कैसे किया जा सकता है? टीबी से बचाव के लिए आपको बहुत सारे सबसे पहले आपको हाइजीन मेंटेन करके रखना होगा, उसके बाद आप टीबी से बच सकते हैं। बता दूं नियम शर्तें बता दूं क्या क्या करना होगा आपको। जो लोग टीबी से बचना चाहते हैं वे लोग टीबी के उच्च जोखिम वाले क्षेत्र में रहते हैं या रहते थे, उनमें बचपन में टीबी के लिए टीका दिया जाता है, जिसे बेसिलियस टेलमेंट गिलुरिया यानी इसको बोलते हैं बेसिलियस टेलमेंट गिलुरिया यानी BCG बोला जाता है या BCG कहते हैं उसको। ठीक है, यह टीका आपको टीबी के कुछ ही उपभेद प्रकार से बचाया जाता है। यह टीका वयस्कों में ज़्यादातर प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि सक्रिय टीबी से बचने के लिए उपाय क्या करना होगा, यानी एक्टिव टीबी से बचने के लिए क्या क्या उपाय करना होगा। बता दूं कि सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि जिस व्यक्ति को टीबी हो उसके साथ में अधिक समय न बिताएं जब तक उस व्यक्ति का उपचार कम से कम 2 हफ्तों तक न हुआ। ठीक है, दूसरा रीज़न कि यदि आप किसी ऐसे जगह काम कर रहे हो जहां टीबी की अनुपस्थिति मरीज हो तो चेहरे में मास्क का उपयोग करें। तीसरा, यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहते हैं जिसे टीबी हो तो उसे टीबी के उपचार के निर्देश का पालन करने के लिए कहें कि भैया आपको टीबी है, आप ये काम करो, नहीं तो दूसरे व्यक्ति के भी हो सकता है। ठीक है, ये भी होता है। चौथा, यदि आप ऐसी स्थिति के साथ रहते हैं जैसे टीबी हो तो उसे टीबी के उपचार के लिए निर्देश पालन करने के लिए कहें। ठीक है, चौथा की बात करते हैं मास्क पहनना, मुंह ढक कर रखना और कमरे में वेंटिलेशन का इस्तेमाल करने से भी बैक्टीरिया
के फैलने से रोकथाम की जा सकती है, बैक्टीरिया को रोकथाम किया जा सकता है। छठा भी देखा जाता है कि जिन लोगों को टीबी हो उन्हें भीड़ भाड़ से दूर रहना चाहिए जब तक वह संक्रमण हो। ठीक है। सातवां नंबर था कि टीबी से ग्रस्त लोगों को रेस्पिरेटर एक प्रकार का मास्क का उपयोग करना चाहिए ताकि एक दूसरे व्यक्ति में न फैले। ठीक है। 8 नंबर, जिन लोगों को टीबी हो उन्हें उपचार के 3 से 4 सप्ताह तक किसी भी व्यक्ति के संपर्क में नहीं आना चाहिए, नहीं तो ये हो सकता है एक दूसरे व्यक्ति में फैल जाए। ठीक है। 9 नंबर था, जिन लोगों को टीबी हो उन्हें उपचार के 3 से 4 हफ्ते तक किसी व्यक्ति के संपर्क में नहीं आना चाहिए। ठीक है। बता दूं कि ये भी देखा गया है कि 10वां नंबर की जिन लोगों में टीबी का पता लगा लिया गया है उनमें निम्न सुझावों का पालन करना चाहिए। जैसे आपके लिए लिखी गई दवाओं को उसी तरीके से अनुसार लीजिए जैसे आपके डॉक्टर ने आपको बताया है, और तब तक ले जब तक डॉक्टर आपको उसे बंद न करने का सलाह दे। ठीक है। दूसरा इसमें ये भी पॉइंट है जैसे कि हमेशा खांसने या छींकने के दौरान अपने मुंह का टिश्यू से कवर करें या उसके बाद टिश्यू के किसी प्लास्टिक के बैग या सील करे या फेंक दें। ठीक है। जैसे खांसे रुमाल से या प्लास्टिक से खांसे या कोई टिश्यू पेपर से खांसे तो उसको बांध कर या तो मिट्टी में गाड़ दें या तो उसे डस्टबिन में डाल दें। ठीक है। ऐसा करना होगा। खांसने या छींकने के बाद अपने हाथ को अच्छी तरह से धोएं। ठीक है। किसी व्यक्ति को मिलने न जाए और न ही किसी को मिलने के लिए बुलाएं आप अपने घर पे। ठीक है। ऑफिस या स्कूल या सार्वजनिक स्थानों की बजाय अपने घर पर ही रहने की कोशिश करें। 6ठा नंबर था, ताज़ा हवा को बनाए रखने के लिए पंखे का इस्तेमाल करें, खिड़कियां खुली रखें। ठीक है। 7वां नंबर था, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग न करें, जिसमें जैसे बस हो गया। ठीक है। उस सब के उपयोग न करें, नहीं तो हो सकता है आपके चलते एक दूसरे व्यक्ति को भी टीबी फैल सकता है। अब बात करते हैं कि टीबी का परीक्षण या डायग्नोसिस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, मतलब टीबी किसी व्यक्ति में हो क्या क्या टेस्ट करवाना चाहिए। ठीक है। ठीक। इसमें करना होगा जैसे त्वचा पर किए जाने वाले टेस्ट। ठीक है। यह भी देखा जाता है कि छाती का एक्सरे करवाएं, साथ में लार का टेस्ट करवाएं, रक्त का टेस्ट कराएं, ये सब आपको टेस्ट करवाना होगा। ठीक है। पहले बात करते हैं कि इसे कि त्वचा पर किए जाने वाले टेस्ट। ठीक है। इसमें क्या होता है कि टीबी का पता लगाने के लिए पहले क्या कहते हैं इसमें कि टीबी का परीक्षण कभी कभी सीधा होता है, लेकिन कुछ लोगों में इसका परीक्षण करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। आमतौर पर इसका परीक्षण क्लिनिकल चित्र या आपके लक्षण या डॉक्टर के परीक्षण को देखते हुए किया जाता है, फिर इसको अन्य टेस्टों के परिणामों के साथ जोड़ दिया जाता है और शुरुआत में आमतौर पर छाती एक्सरे और एक ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट किया जाता है और इसके बाद कफ या थूक की जांच की जाती है। ठीक है। मान लीजिए कि स्किन पर मोनटोक्स इंजेक्शन लगाया जाता है, उसको लगाने के बाद अगर आप पॉजिटिव आता है तो फिर स्पष्टीकरण करने के लिए आपको स्पीच थूक का टेस्ट किया था, खखार का टेस्ट किया जाएगा, फिर उसके बाद चेस्ट एक्सरे किया जाएगा, उसके बाद आपको मेडिसिन दिया जाएगा। ऐसे ही नहीं कि आपको बस ये मोनटोक्स लगाया हो गया टीबी आपको, नहीं, ऐसा नहीं। जब तक सर्टिफाइड 2-3 बार टेस्ट नहीं किया है तब तक आपको मेडिसिन नहीं दिया जाएगा। ठीक है। पहले बात करते थे कि त्वचा पर किए जाने वाले टेस्ट में क्या होता है। इसमें देखा गया है कि जैसे कि यह जानने के लिए आपको टीबी है या नहीं, आपको डॉक्टर त्वचा का प्यूरिफाइड प्रोटीन, जिसको बोलते हैं डेरिवेटिव, इसको बोलते हैं पीपीडी, इसको बोलते हैं प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटेड टेस्ट करेंगे, जहां जिसको बोलते हैं पीपीडी टेस्ट का इंजेक्शन लगाया जाता था। अगर 2 से 3 दिन के बाद वहां पर कोई निशान बन जाए तो इसका मतलब है कि आपको टीबी है। ठीक है। ये भी किया जाता है। इसमें भी दिखाया जाता है कि यह टेस्ट आपको बताता है कि आप टीबी वायरस के संपर्क में आ चुके हैं। वे टेस्ट यह नहीं बताता है कि आपको वर्तमान में सक्रिय संक्रमण है या नहीं। हालांकि यह टेस्ट उत्तम नहीं है। कुछ लोगों को इस टेस्ट के प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं देते, भले ही उनको टीबी हो, जबकि कुछ लोग जिनको टीबी भी नहीं है इसके प्रतिक्रिया दे भी देते हैं। ठीक है। ये भी होता है इसमें मोनटोक्स इंजेक्शन लगाने पर, यानी
PPD जो टेस्ट लगाते हैं उसके लगाने पर भी रिजल्ट मिलता है। जिसमें होता है उसमें नेगेटिव बताता है, इसमें नहीं होता है उसमें पॉजिटिव बताता है। ठीक है, इसीलिए डॉक्टर आपको क्या करते हैं, छाती के एक्सरे करते हैं, स्पीड टेस्ट कराते हैं। ठीक है, ठीक, इनमें ये भी होता है कि जिन लोगों को हाल में टीबी का टीका लगा उन्हें टेस्ट का रिजल्ट पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन उनको टीबी नहीं हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं छाती के एक्सरे। अगर किसी व्यक्ति में अगर हो गया तो छाती के एक्सरे करने से कैसे पता चलेगा? बता दूं क्या होता है कि यदि आपका PPD टेस्ट पॉजिटिव है तो आपकी छाती का एक्सरे किया जाएगा। इस टेस्ट से पता चलेगा कि आपके फेफड़े में छोटे धब्बे या नहीं, या छोटे धब्बे तो नहीं है, या धब्बे टीबी के संक्रमण के संकेत होते हैं, और इनसे पता चलता है कि आपका शरीर टीबी के बैक्टीरिया के विरुद्ध काम करने की कोशिश कर रहा है कि नहीं। ठीक है, दूसरा का पॉइंट इसमें भी देखा जाता है कि यदि आपके छाती के एक्सरे का रिजल्ट नेगेटिव हो तो इसका मतलब है कि आपका PPD टेस्ट गलत था या आपको गुप्त लेटेंट टीबी है, हो सकता है। ठीक है, साथ साथ में भी देखा जाता है कि यदि यह पॉजिटिव है तो आपको टीबी के उपचार शुरू कर देना चाहिए। अगर यह नेगेटिव है तो आपको लेटेंट टीबी के लिए उपचार करवाने की आवश्यकता हो सकती है, ताकि टीबी को सक्रिय होने से उसके बाद आपको बीमार होने से रोका जा सके। अब बात करते हैं लास्ट टेस्ट कराने पर क्या होता है। लास्ट टेस्ट कराने पर इसमें 3 पॉइंट देखा जाता है कि पहला पॉइंट में क्या होता है कि इसके साथ क्या होता है कि आपके डॉक्टर आपको थूक या बलगम टेस्ट कराने का सुझाव देते हैं। बलगम को फेफड़े के अंदर गहराई से निकाला जाता है। इस बलगम में टीबी के बैक्टीरिया की उपस्थिति की जांच की जाती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट कि लेबोरेटरी में थूक के सैंपल की माइक्रोस्कोप द्वारा जांच की जाती है। इसमें एक विशेष डाइट जिसको स्टेन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी मदद से बैक्टीरिया को देखा जाता है। इसका रिजल्ट काफ़ी जल्दी आ जाती है, आमतौर पर कुछ ही समय में आ जाता है इसका रिजल्ट। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये में क्या था कि यदि आपके लार का टेस्ट पॉजिटिव हो तो इसका अर्थ है कि इसका मतलब है कि आप अन्य लोगों में भी सक्रिय फैला सकते हैं। आपको तब तक एक मास्क पहन कर रखना चाहिए जब तक आपका उपचार शुरू न हो जाता है और टीबी के लिए लार टेस्ट का रिजल्ट नेगेटिव नहीं आ जाता हो। ठीक है, तब तक आपको मास्क पहनना चाहिए। अब बात करते हैं ब्लड टेस्ट कराने के लिए क्या करना चाहिए। अगर ब्लड टेस्ट कराते हैं उसमें पॉजिटिव आता है तो क्या करना होगा, बता दूं कि इसमें 2 पॉइंट देखा गया है। पहला पॉइंट भी था कि जिससे कि खून टेस्ट यह पुष्टि करता है कि आपको लेटेंट टीबी या सक्रिय टीबी है कि नहीं। ठीक है, दूसरा का पॉइंट भी था कि यदि आपके लिए टीबी विकसित होने के जोखिम में अत्यधिक हो लेकिन स्किन टेस्ट पर प्रतिक्रिया नकारात्मक आ रही हो, या हाल में ही पाए जाने वाली उसको बोलते हैं BCG का टीका लगवाया हो, तो ऐसी स्थिति में ब्लड टेस्ट आपके लिए उपयोगी हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं जैसे टीबी पर संदेह होने पर प्रभावित रूप से अन्य की जाने वाली टेस्ट की जाती है। क्या क्या इसमें देखा जाता है कि एक प्रकार का खून टेस्ट जिसे इंटरफेरल गामा टेस्ट, इसको इंटरफेरन गामा टेस्ट भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि यदि टीबी के लिए किए जाने वाले टेस्टों के परिणाम अस्पष्ट हो तो यह टेस्ट उपयोगी हो सकता है। इस टेस्ट का लाभ है कि इसका रिजल्ट BCG के टीके को प्रभावित नहीं करता।